सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब सक्रियता श्रेणी जो है वो कौन सी है सक्रियता श्रेणी, और उसमें सबसे ऊपर कौन स्थित है? सोडियम, पोटेशियम है। ये सब चीजें देखिए सक्रियता श्रेणी के बारे में हम देखेंगे। सक्रियता श्रेणी यह है, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी इसी को ही बोलते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी भी इसी को ही बोलते हैं। तो जो ये ऊपर है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, H2O, मैग्नीज, जिंक है, क्रोमियम, ये सब जो है ये ऊपर के साइड वाली धातुएं, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो हमने कहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। हाँ बेटे, तो इसमें देखिए हमने क्या कहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं? अधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को इनके यौगिकों से कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड को कार्बन अपचयित नहीं करता है, क्योंकि इन धातुओं का आकर्षण कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होता है। किसके? भाई, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होता है। इसीलिए इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों या ऑक्साइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सोडियम धातुएं, ये नहीं लिखना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। हाँ, कैथोड पर निक्षेपित होती हैं। किस पर? कैथोड पर। और क्लोरीन एनोड से मुक्त होती है। क्लोरीन कहाँ से मुक्त होती है? एनोड से। अब देखिए, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। देखिए कैसे, ये रिएक्शन देखो यहाँ भाई बेटे, ध्यान लगाओ सभी के सभी। इसमें क्या कहेंगे, कैथोड पर यानी कि माइनस प्लेट पर प्लस वाला चार्ज होगा, जो वो रिएक्शन माइनस वाली प्लेट पर होगी। कैथोड होती है माइनस प्लेट, एनोड प्लस, ठीक है। एनोड होती है प्लस प्लेट, ठीक है। अब देखिए, Na पॉजिटिव प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस तो खत्म हो गया, रह गया Na। तो सोडियम कहाँ प्राप्त हुई? कैथोड पे प्राप्त हुई। बात करते हैं एनोड की, 2Cl इज इक्वल टू Cl2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो क्लोरीन, ये माइनस लिखेंगे बेटे यहाँ, माइनस। हाँ, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, में 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो खाली रह गया क्लोरीन। जो ले रखा था वो दे दिया, तो Cl2 रह गया, खाली Cl2 रह गया। क्या रह गया? Cl2। मतलब क्लोरीन प्राप्त हुआ कहाँ? एनोड पर। तो कहेंगे गलित मैग्नीशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर मैग्नीशियम धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मैग्नीशियम धातु प्राप्त होती है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बात स्पष्ट होगी कि कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। गलित मैग्नीशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो जाती है। देखिए कैसे, ये है आपका यहाँ मैग्नीशियम, कैथोड पे है ये, इसके ऊपर प्लस चार्ज है कि नहीं? तो इसलिए कैथोड पर रहा है। मैग्नीशियम प्लस के 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, जब भी तो प्लस के 2 चार्ज आए थे, में 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अगर पूंछ की तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जो दे रखे थे में 2 ले लिए, तो प्लस खत्म, तो Mg रह गया खाली, तो ये रह गया Mg मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहाँ प्राप्त हुआ? कैथोड पर। इसी प्रकार एनोड के विक्रिया दिखाते हैं, 2Cl नेगेटिव इज इक्वल टू Cl2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे, में दे दिए, नोक की तरफ जुड़ रहे ना, नोक की तरफ जुड़ रहे तो दे दिए, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो हमने कहा गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि अब आगे यहाँ तक का खत्म हो गया ये पॉइंट। अब आगे चलते हैं कि गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मतलब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखो, कैथोड पे कौन सी होगी? जिसपे प्लस चार्ज होगा, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस के थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए,
3 दे रखे थे, जब तो प्लस चार्ज आया था, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या हुआ, खत्म हो गया प्लस से माइनस, तो एल रह गया खाली। एल्यूमिनियम कैथोड पर प्राप्त हुई, एनोड पर क्या है, 2O2 है, 2O2, तो क्या करेंगे यहाँ पर O2, कुछ गलती नहीं हो रहा क्या, 2 ऑक्सीजन के हैं, यहाँ माइनस के 2 चार्ज हैं बेटे, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने क्या किया, O2 तो अलग हो गए, 2 ऑक्सीजन के थे तो O2 के रूप में आ गए, और चार्ज जो है 2 दूनी 4 माइनस का, ये माइनस का चार्ज ले रखा था इन्होंने, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये इन्होंने दे दिए, 2 ने ले रखे थे, अब 2 दूनी 4 ले रखे थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नोक की तरफ जोड़ दिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके जो इसने लिए हुए थे में दे दिए हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन आपको एनोड पर प्राप्त हुआ, और कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम। ठीक है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, बाकी 1-2 बार जब तुम वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखो धातु का परिष्करण आता है, धातु का परिष्करण। अब देखिए, धातुकर्म विधियों से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियां पाई जाती हैं। भाई धातुकर्म एक प्रोसीजर ही तो है, क्या शुद्ध धातु को प्राप्त करने का अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का एक प्रोसीजर है, धातुकर्म विधि है एक। धातुकर्म विधि से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियां पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धि तो होती हैं, अतः अशुद्ध धातु के शुद्धिकरण को परिष्करण कहते हैं। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, धातुओं का परिष्करण। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुख्यतः विद्युत अपघटनी विधि प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त की जाती है, विद्युत अपघटनी विधि प्रयुक्त की जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, एक टॉपिक हो गया आपका ये। ठीक है, बाकी करेंगे, थोड़ा ही हुआ है अभी, तो और कर लो एक टॉपिक जब लगी रहे तो, है नहीं, इतना टाइम भी हो गया बैठे हो। अब देखो विद्युत अपघटनी विधि किसे कहते हैं, एक टॉपिक आता है, नया टॉपिक है आपका विद्युत अपघटनी विधि। क्या कहेंगे, धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। किसका, विद्युत अपघटनी विधि का, यानी कि धातुओं के शोधन की किसी एक विधि का नाम लिखिए, आप क्या लिख दोगे, विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में अशुद्ध धातु का क्या है, अशुद्ध धातु का एनोड तथा, अच्छा, अशुद्ध धातु का जो मोटा वाला पार्ट होता है, इसको ध्यान रखना, मोटे वाला पार्ट होता है उसको एनोड कहते हैं, और शुद्ध धातु का जो पतला पार्ट होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, इसमें धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जैसे H2SO4 होता है ना, ठीक है, तेजाब बैटरी के अंदर भरा हुआ होता है, इसी प्रकार जलीय विलयन होता है, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत अपघटन करने पर एनोड घुलने लगता है। जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड क्या होने लगता है, घुलने लगता है वो, तथा विलयन से शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर जमा होने लगता है। जो शुद्ध धातु है वो उतर के प्लेट से कहाँ जाने लगेगी, शुद्ध प्लेट पर जाने लगेगी। अशुद्ध धातु की जल में घुलनशील अशुद्धियां विलयन में रहती हैं। जो घुलनशील अशुद्धियां होती है वो विलयन में रहती हैं, जबकि अघुलनशील अशुद्धियां एनोड के पास नीचे जमा हो जाती हैं। जो अघुलनशील होती हैं, जो घुल नहीं पाती, में नीचे इकट्ठी हो जाती हैं तली में, जिन्हें एनोड मड कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड। एनोड मड क्या होता है, जो अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो नीचे की साइड में तली में इकट्ठा हो जाती हैं, उसको हम एनोड मड कहते हैं। इस विधि द्वारा कॉपर Ag यानी कि क्या, सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, जिंक, लेड आदि धातुओं का शोधन किया जाता है। अतः कॉपर धातु का परिष्करण इस प्रकार प्राप्त होता है। कॉपर की अशुद्ध मोटी पट्टी का एनोड बनाते हैं। जो मोटी पट्टी होती है, मोटी पट्टी, उसका क्या बनाते हैं, एनोड। मोटी पट्टी का एनोड बनाते हैं, ठीक है। तथा शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी, जो पतली पट्टी होती है शुद्ध कॉपर की, ठीक है, उसको कैथोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, उसको कैथोड। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में थोड़ा सा तनु H2SO4 भी मिला देते हैं। मैंने कहा था पहले के तेज आप डाल देते हैं जलीय विलयन के रूप में, तो आपने कह दिया कि थोड़ा सा क्या डाल देते हैं बेटे, इसमें थोड़ा सा H2SO4 भी इसमें मिला देते हैं, ठीक है। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, ये H2SO4 कहीं का काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है। अब देखो एनोड पर कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कॉपर पे प्लस के 2 चार्ज आ गए। भाई कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये नोक की तरफ जुड़ रहा है, इसलिए पता चला हमें कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझ में आई बात,
किस तरफ जुड़ रहा, नोक की तरफ जुड़ रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर पूंछ की तरफ जुड़ रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब कॉपर +2 आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं। जो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज वाले आयन है ना, वे कैथोड की ओर चलने लगते हैं और अपचयित होकर शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। जो शुद्ध कॉपर है वो कहाँ चला जाता है भाई, बताओ? कैथोड पर जमा हो जाता है। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, Cu+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे इसने वहां में ले लिए, तो प्लस के 2 खत्म, खाली कॉपर रहेगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो चित्र दिखा रखा है यहाँ। चित्र क्या है बेटे, एक पतली परत है, एक मोटी परत है, ठीक है। ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है, ठीक है। देखो इसको तार को जोड़ो को कहाँ जा रहा है, ये एनोड है और ये माइनस वाले हैं, ये माइनस वाले ये कैथोड है, ठीक है। यानी कि ये माइनस वाले और ये प्लस वाले, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब देखो क्या कहा, ये एनोड मड है, यहाँ इकट्ठी हो रही नीचे, ये अशुद्ध कॉपर प्लेट है, ये वाली ये अशुद्ध है, दिख रही काली हो रही, और ये जो पतले वाली है ये शुद्ध कॉपर प्लेट है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर जो भरक्खा वो CuSO4 विलियन भरक्खा है, क्या CuSO4 विलियन भरक्खा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या होता है, जब हम करंट प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, तो ये जो प्लेट है ना शुद्ध वाली, ये तो शुद्ध प्लेट है, ठीक है, ये तो जो की तू रहती हैं, लेकिन ये जो अशुद्ध वाली प्लेट है ये घुलनी शुरू हो जाती हैं। तो इन पे से जो कॉपर +2 आयन होता है, Cu+2 आयन, क्या Cu+2 आयन, ये यहाँ इन प्लेटों से जा करके इस शुद्ध प्लेट पर जाके जमा होने लगता है, ठीक है। और ये जो इस अशुद्धि होती है इनके अंदर, वो अशुद्धि जो घुलनशील होती है वो तो इसमें घुल जाती है, विलियन के अंदर CuSO4 के अंदर घुल जाती है। और जो अघुलनशील होती है वो तली में बैठ जाती है, कहाँ बैठ जाती है, तली में, हाँ, वो एनोड मड कहलाती है, तली में बैठ करके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहा बेटे हमने, कैथोड प्लेट पर यानी कि माइनस वाली प्लेट पर, ये जो कैथोड प्लेट है इस पर शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गई बात? आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। शंख बज चुका है, परमात्मा का नाम लीजिए। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।